Hey, this is Yagi Chhabra. Today we're gonna start prospectus and allotment chapter. Uh, the chapter contains two parts. First, part 1. Second is part 2. Part 1 deals with public offer. And second is private placement. पब्लिक ऑफर सभी जानते होंगे, जब कंपनी इशू करती है शेयर टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर. एंड प्राइवेट प्लेसमेंट जब किसी ग्रुप को इशू करती है, कंपनी किसी पर्टिकुलर ग्रुप को इशू करती है तो प्राइवेट प्लेसमेंट है. ये चैप्टर सेक्शन 23 to 42 सेक्शन कवर करेगा. छोटा ही चैप्टर है, तो देखते हैं अपन. फर्स्ट अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस की. प्रोस्पेक्टस टू सेक्शन सब सेक्शन 70 में इसकी डेफिनेशन दी है. कंपनीज एक्ट बोलता है एनी डॉक्यूमेंट issued for subscription of share और एनी अदर सिक्योरिटी भी हो सकती है. डॉक्यूमेंट क्या इंक्लूड करता है? डॉक्यूमेंट सब चीज़ इंक्लूड करता है, लाइक नोटिसेस जो अपन इशू करते हैं, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, एसेट्रा, और भी सारी जो अपन प्रोस्पेक्टस के लिए इशू करते हैं वो सब डॉक्यूमेंट में इशू होती है. और ये प्रोस्पेक्टस है. प्रोस्पेक्टस इंक्लूड करता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ये अलग टाइप का एक प्रोस्पेक्टस होता है जो सेक्शन 31 में दिया है, वो अपन इंडिविजुअली डील करेंगे. एक RHP होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो सेक्शन 32 में दिया है. अपन लेटर ऑन इसको डिस्कस करते हैं. पहली बार कंपनीज एक्ट में पब्लिक ऑफर को डिस्क्राइब किया है. पब्लिक ऑफर इंक्लूड करता है IPO एंड सेकंड FPO. दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड सेकंड इज फर्दर पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स जब कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम शेयर्स लाती है पब्लिक में. और FPO आफ्टर IPO जो भी इशू होता है, आफ्टर IPO जो भी इशू होता है वो FPO कहलाता है. तो पब्लिक ऑफर और प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं अपन. अब देखेंगे अपन सेक्शन 23 states that अगर आप पब्लिक ऑफर ला रहे हैं, पब्लिक ऑफर, तो आपको पार्ट 1 को कंप्लाई करना पड़ेगा या फॉलो करना पड़ेगा. एंड आप प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हैं तो आपको पार्ट 2 फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आप पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं ला सकते. अब सेक्शन 25 वैसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस का है, बट अपन सेक्शन 25 को बाद में पढ़ेंगे, पहले सेक्शन 28 पढ़ेंगे. सेक्शन 28 ऑफर फॉर सेल. अब ऑफर फॉर सेल पहली बार कंपनीज एक्ट में डिस्क्राइब किया है. 1956 में इसका कोई प्रोविजन नहीं था.
इसका एग्जांपल लेते हैं पहले अपन। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ए, बी, सी और डी। तीनों ने 25%, 25%, 25% एंड 25% होल्डिंग है कंपनी की। कंपनी मानते हैं टाटा है, टाटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि अपन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दे रहे हैं कि आपके जो शेयर है वो हमें वापस कर दीजिए, और उन जो शेयर्स होंगे लाइक 100% शेयर आएंगे उनको अपन मार्केट में फ्लोट कर देंगे अलग अलग जगह। तो यहाँ पर किया EFGH ने सब्सक्राइब किया लाइक 50%, और इसने 20% कर लिया, इसने 20% इसने भी कर लिया, और H ने 10% कर लिया। तो कंपनी ने क्या किया, इसको ऑफर दिया शेयर्स के लिए, और इनसे जो पैसा आया EFGH से वो इनमें अलॉट कर दिया। लाइक पैसा आया 10,000 रुपीज़, तो उसको 250 इसको दे दिए, 250 इसको दे दिए, 250 इसको दे दिए, और 250 इसको दिए। बट जो ऑफर दिया टाटा ने इन EFGH को, तो वो कोई डॉक्यूमेंट इशू किया होगा, डॉक्यूमेंट इशू करा होगा। तो डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट को अपन बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जो अपन सेक्शन 25 में अभी पढ़ेंगे। तो आपको ऑफर फॉर सेल समझ में आया, ये सेक्शन 28 में दिया है। अब पढ़ते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ऐसे डीपी बोलते हैं। सेक्शन 25(1) बोलता है, फर्स्ट कंडीशन, जो ऑफर फॉर सेल में, OF है, ऑफर फॉर सेल में जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलेंगे उसे। पहली कंडीशन ये बोलती है। सेकंड, प्रोस्पेक्टस की जो लाइबिलिटी है, प्रोस्पेक्टस की जो लाइबिलिटी है या ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, वो एज इट इज अप्लाई होती है डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे। लाइक एज्यूम करते हैं अपन कोई जो मिसस्टेटमेंट या गलती होने की प्रोस्पेक्टस में 25,000 फाइन है, तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में एज इट इज अप्लाई होगी। 25(2) ये थोड़ा दिमाग पे देने वाला सेक्शन है, लेकिन अपन इसको इजीली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट केस है, इसको मैं केसेस में डिवाइड करता हूँ। ये फर्स्ट केस पहला पॉइंट के लिए, ये बोलता है कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए ऑन 1 जनवरी। इसके 95% शेयर्स सब्सक्राइब हो गए और अलॉट भी हो गए, बट जो 5% शेयर्स थे, मीन्स 50 शेयर्स, वो अभी बचे हैं। तो कंपनी सोच रही है कि जो 50 शेयर्स हैं उसे मैं और एक बार और इशू कर दूं। तो वो 1 मार्च को 50 शेयर्स पब्लिक में इशू करती है, शेयर्स पब्लिक में इशू करती है। तो वो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी फॉर द 5% शेयर्स, उसे भी बोल देंगे अपन डीम्ड प्रोस्पेक्टस, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस तो दोबारा बार बार, वो जो सेबी को फाइल होता है प्रोस्पेक्टस, ROC में फाइल होता है, तो वो दोबारा बार बार कंप्लाई तो करेंगे नहीं। तो उसकी जगह कोई डॉक्यूमेंट इशू करेगी, लाइक नोटिस, 1 और 2 पेज नोटिस, तो उसको अपन बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बट एक कंडीशन है, ये जो 5% शेयर है वो 6 मंथ्स के अंदर इशू होने चाहिए। 6 मंथ्स कब से लेंगे? 1 जनवरी से। अब सेकंड केस पढ़ते हैं इसका, सेकंड पॉइंट के लिए अपन। सेकंड केस फॉर सेकंड पॉइंट, इसमें क्या है, 1000 शेयर्स तो इसने इशू किए कंपनी ने, वो भी 1 जनवरी को, बट 95% शेयर्स का अलॉटमेंट मनी भी आ गया है, बट 50 शेयर्स जो रिमेनिंग इन 5% शेयर्स है, उन लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट मनी उन लोगों ने नहीं दिया, तो कंपनी ने क्या किया, अलॉट भी नहीं किया शेयर्स। तो वो
अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, जो 50 शेयर्स थे उन्हें एक बार फिर से पब्लिक को देगी, पब्लिक को देगी। पब्लिक को जब देगी तो वो कोई नोटिस या डॉक्यूमेंट इशू करेगी, या डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को अपन इसमें भी डीम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये सेकंड केस सेकंड पॉइंट के लिए था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डीम प्रोस्पेक्टस अपन क्यों इशू करते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। सेक्शन 26 बोलता है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। जो क्या क्या मैटर्स अपन प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे। प्रोस्पेक्टस, पहली बात तो सुनिए, प्रोस्पेक्टस 1 या 2 पेज का तो होता नहीं है, कम से कम वो 300 पेज का होता है। इसमें कंपनी की पूरी हिस्ट्री, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, क्या करना चाहती है वो इस इशू से, सब कुछ लिख देती है कंपनी। तो इसको मैंने तीन में अपन ने डिवाइड किया है। उसके जो मैटर्स हैं, फर्स्ट डिस्क्लोजर्स, क्या क्या उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा रिपोर्ट्स, कौन कौन सी रिपोर्ट्स में अटैच्ड होंगी। थर्ड कंप्लायंस, क्या क्या उसे कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो पहली डिस्क्लोजर्स, फर्स्ट डिस्क्लोजर ये होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट यूटिलाइजेशन, कितने आप शेयर इशू करेंगे और जो उसका अमाउंट आएगा वो आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे। सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई शेयर्स रखे हैं उस कंपनी के ही, कोई होल्ड करके रखे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन। थर्ड कोई एडवर्स रिमार्क है, एडवर्स रिमार्क कौन देगा, ऑडिटर देगा। अगर कोई ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिया है तो वो डिस्क्लोज होगा। फोर्थ कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई लिटिगेशन कोई पेंडिंग है तो वो होगा। फिफ्थ कोई फाइन इम्पोज की है सीबी ने या कोई आरबीआई ने, तो वो। तो ये तो हो गया अपने डिस्क्लोजर्स। अब अपन रिपोर्ट पढ़ते हैं। रिपोर्ट में पहला पॉइंट है ऑडिटर रिपोर्ट। जो कंपनी को कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसने ऑडिट ने रिपोर्ट दी होगी वो डिस्क्लोज करनी है। सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितने साल के, प्रीसीडिंग, पी से प्रीसीडिंग है 5 इयर्स, 5 साल के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अब कंप्लायंसेस क्या होंगे। प्रोस्पेक्टस हमेशा डेट और साइन होना चाहिए। साइन सबसे, जो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन सबका साइन लेना पड़ेगा आपको। सेकंड आरओसी में फाइल करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, 90 डेज। थर्ड इसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, और जो एडवर्टाइजमेंट क्या करेगा, जो एमओए के जो सारे क्लॉज होते हैं, एमओए के कितने क्लॉज होते हैं, 5, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एमओए के 5 डिस्क्लोज करने पड़ेंगे क्लॉजेस। उसके बाद प्रमोटर नेम, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, ये एडवर्टाइजमेंट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हुआ प्रोस्पेक्टस और उसके 3 डिस्क्लोजर, रिपोर्ट और कंप्लायंस। अब आगे बढ़ते हैं अपन।
अब आगे है अपना सेक्शन 27। सेक्शन 27, सेक्शन 27 होता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपन इस सेक्शन को आगे बढ़ने से पहले अपन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पढ़ते हैं। अपन ने जब शेयर लेते हैं तो अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी से। लाइक ये एक कंपनी है टाटा, इसने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है। प्रोस्पेक्टस में क्या लिख रहता है? नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑब्जेक्ट लिखा होता है, क्यों चाहिए पैसा, तो ये सब इसमें टर्म कर दिया। तो एक ए या बी या सी शेयर होल्डर्स हैं, वो इस जो ऑफर है, जो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसने ऑफर दिया है कि आप हमारे शेयर खरीद लो, तो वो शेयर्स किसके बेसिस पे खरीदेंगे? नंबर ऑफ। तो जो ए और बी और सी जो शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों ने कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट किया और उन्होंने शेयर्स ले लिए हैं। लेकिन अब कंपनी सोच रही है, जब उसने शेयर्स इशू किए थे, अमाउंट रिसीव हुआ था, तो ऑब्जेक्ट ये था कि वो एक्सपेंशन करेगी अपनी कंपनी का। बट अब कंपनी को लगता है वो एक्सपेंशन यूजफुल नहीं होगा, उससे शायद एक नई कंपनी खोलनी पड़ेगी, न्यू कंपनी खोलनी पड़ेगी, और वो भी अलग, जैसे अलग रीजन या स्टेट में या कंट्री में। तो उससे अब वो जो अमाउंट मिला है वो उसमें यूटिलाइज करेगी। पर उसके लिए पहले कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% शेयर होल्डर्स की एग्रीमेंट चाहिए, बट जो 25% शेयर्स होंगे, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे, अपन डिसेंटिंग शेयर होल्डर बोलते हैं उसे, जो मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करने देंगे होल्डर्स, उन्हें सेक्शन 27 और 2 के अंदर एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब आपको अगर कंपनी के शेयर्स को, कंपनी को बेच के निकलना है तो आप निकल सकते हो। और ऐसे ही एक प्रोविजन रूल 8 में भी है। रूल 8 बोलता है कि आपको जो जो इंफॉर्मेशन है कि आप ये सब कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट, और वो एडवर्टाइजमेंट होगा PAS1 फॉर्म में। PAS मतलब प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसका फुल फॉर्म है। तो ये सेक्शन 27 था, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 28 अपन पढ़ चुके हैं, ऑफर फॉर सेल, जिसमें वो डीम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे थे अपन। अब पढ़ते हैं सेक्शन 29, विच इज डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी में ये है कि कंपनी अब कोई भी शेयर्स इशू करेगी वो डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, इन फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे। इन्वेस्टर चाहे तो वो डीमेट को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकता है, लेकिन जब कंपनी अगर शेयर इशू करेगी तो वो सिर्फ डीमेट फॉर्म में इशू कर सकती है, नॉट फिजिकल फॉर्म में। आप पढ़ते हैं सेक्शन 30, विच इज प्रिस्क्राइब एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 30, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोस्पेक्टस इंक्लूड करेगा फर्स्ट मेमोरेंडम के 5 क्लॉज, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, थर्ड प्रमोटर्स नेम। ये डिटेल्स आपको
एडवर्टाइजमेंट में जब भी आप एडवर्टाइजमेंट लाएंगे तो आपको ये इंक्लूड करनी ही है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 31, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसे एक से ज्यादा इश्यूओं के लिए यूज हो जाता है। पहली बात तो प्रोस्पेक्टस कहाँ का फाइल होता है जब अपन लाते हैं, पहला सेबी में फाइल होता है, आरओसी में फाइल होता है। तो इतनी मतलब बार बार फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही प्रोस्पेक्टस को आप बार बार इशू कर सकते हैं। लाइक मैं अभी 1 जनवरी को एक इशू लाया 100 शेयर्स का, उसके लिए मैंने एक प्रोस्पेक्टस सेबी में भी फाइल कर दिया और आरओसी में फाइल कर दिया, इसे इशू कर दिया। अब मैं एक 1 मार्च को एक और इशू ला रहा हूँ, तो मैं वापस सेबी या आरओसी में फाइल करूँ? नहीं, आप वही प्रोस्पेक्टस इशू कर लीजिए। और ये जो प्रोस्पेक्टस है, शेल प्रोस्पेक्टस, एसपी बोलते हैं इसे प्यार से, उसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर की है। बट आप जब प्रोस्पेक्टस जब इशू करेंगे फिर से, जैसे मेरा 1 मार्च को एक और इशू आया था, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये जरूर आप फाइल करेंगे सेबी पे, और इसे मतलब एडवर्टाइजमेंट भी इसका ही करेंगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये क्या है, आपके जैसे करंट, लाइक उस टाइम आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें थोड़ा डिफरेंस आ गया है 1 जनवरी टू 1 मार्च, तो वो आप शो करेंगे। और जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होगा वो PAS2 फॉर्म में फाइल होगा। तो ये फाइल नहीं होगा, सॉरी, इशू होगा। तो ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी 2 फॉर्म में आप इसे इशू करेंगे। तो ये हो गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब पढ़ते हैं अपन RH और P। RHP सेक्शन 32 में दिया है ये। वैसे आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को जानते ही होंगे, आपने सिक्योरिटी या कैपिटल मार्केट जो आपका CS एग्जीक्यूटिव में 6th मॉड्यूल है, वो उसमें आपने RHP पढ़ा होगा। तो ये वही RHP है जो आपने सिक्योरिटी में पढ़ा होगा। तो आप चाहे तो वहाँ पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं अगले सेशन में इसको और पढ़ा दूंगा डीपली, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब पढ़ते हैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये सेक्शन 33 में है। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस ये है, ये इतना बड़ा है, और अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस ये है। मीन्स शॉर्ट फॉर्म प्रोस्पेक्टस का क्या होता है, प्रोस्पेक्टस 300 से 400 पेज का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसकी जो कॉस्ट है, लाइक उसकी कॉस्ट आती है 50 रुपीज। अब वो पूरे ऑल ओवर इंडिया तो बांट नहीं सकते, तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस का शॉर्ट फॉर्म निकालती है, मतलब लाइक 1 और 2 पेज का, तो उसकी कॉस्ट से कम आती है। नहीं तो कंपनी तो दिवालिया हो जाएगी एक इश्यू लाने में ही। तो उसका शॉर्ट फॉर्म निकालती है अब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो अब्रिज प्रोस्पेक्टस की जरूरत कम नहीं पड़ती। फर्स्ट, जब आप अंडर राइटर्स को आप कुछ नहीं कर रहे हो। और एक और बात, हाँ मैं भूल गया था थोड़ा, अब्रिज प्रोस्पेक्टस हमेशा सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म होती हैं उसके साथ अटैच होता है। तो आप अगर अंडर राइटर्स को कुछ आप इनवाइट कर रहे हैं या एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, तो अंडर राइटर्स को तो अब्रिज प्रोस्पेक्टस की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि अंडर राइटर्स तो पहले ही आपकी कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो देख लिया होगा, तभी आपने अंडर राइटर्स। सेकेंड, जब आप राइट इशू ला रहे हैं, राइट इशू कब किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो उनको भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड, जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, तो उसमें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए प्रोस्पेक्ट आप शायद इशू कर सकते हैं, 50 रुपीज़ का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा। ऑफर फॉर सेल, फिफ्थ,
बोनस शेयर ला रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कॉस्ट ही नहीं लगती, तो आप क्यों कॉस्ट करेंगे इनकर्ड। तो ये सब है जिसमें अब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। अब अपन पढ़ते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनीज एक्ट दो लाइबिलिटी बताता है। सेक्शन 34 में है क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल, एंड सेक्शन 35 में है सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी जब आप कुछ सीरियस मिसकंडक्ट करते हैं इन प्रोस्पेक्टस, लाइक कुछ ज़्यादा ही गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपने, तो आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी आप पे होगी। अदरवाइज आप सिविल लाइबिलिटी के की एरिया में आएंगे। तो ये दो लाइबिलिटी होती है। अब पढ़ते हैं अपन प्राइवेट प्लेसमेंट पूरी। अब पार्ट 2 पढ़ते हैं जो डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट से। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 करता है इसे। रूल बोलते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट 200 मेंबर से एक्सीड नहीं कर सकता, 200 मेंबर से, एक्सक्लूडिंग जो QIBs होंगे उनको, और जो एम्प्लॉयज होंगे जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में जिन एम्प्लॉयज को अपन ने शेयर दिया होगा, इनको एक्सक्लूड करके आप 200 मेंबर्स से ज़्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो अपन पढ़ते हैं जो ऑफर लेटर होगा इसका, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर PAS 4 में होगा, मतलब पास 4 में इसका ऑफर लेटर होगा। और जो उसके जो से कंसिडरेशन होगी वो कैश में पे नहीं करेंगी, कैश में नहीं दी जा सकती। वो या तो चेक या फिर कुछ और अदर मोड यूज करें, लेकिन कैश में बिल्कुल नहीं। कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करेगी, शेयर्स अलॉटमेंट हो जाना चाहिए विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर या सब्सक्रिप्शन। और अगर वो नहीं करती है तो उसे 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, उनका रजिस्टर, जो उनका प्राइवेट प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो PAS 5 में बनेगा। ROC में फाइल हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, विद इन 30 डेज ROC में फाइल होना चाहिए विद इन 30 डेज। और कोई एडवर्टाइजमेंट पब्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक में नहीं कर रहे हो तो कोई एडवर्टाइजमेंट पब्लिक में नहीं इशू होना चाहिए। और जो आप रिटर्न फाइल करेंगे अलॉटमेंट का, ROC पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट अलॉटमेंट, वो PAS 3 में होना चाहिए। तो यही आपको थोड़ी कंडीशंस याद रखनी है प्राइवेट प्लेसमेंट की। आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है कंपनी लॉ में, क्योंकि कंपनी लॉ अगर आप पूरा याद करने बैठे तो आपको 4-5 साल लग जाएंगे। तो आप सिर्फ प्रोविजंस, फॉर्म और सेक्शन याद कीजिए और इसको अच्छे से लाइन टू लाइन मतलब जमा के या सीक्वेंस में इसे लिख दीजिए, तो आपको ICSI पूरे नंबर देगी, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपको पूरे नंबर देगी। अब अगला मैं शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स पे ट्यूटोरियल बनाऊंगा, कैपिटल एंड डिवेंचर्स पे, जो चैप्टर 4 है।
मैं चैप्टर वाइज ही ट्यूटोरियल बनाऊंगा। चैप्टर 4 है जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब किया है। तो सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब लाइक कमेंट और भी आप कुछ कर सकते हो तो करिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बनाता रहूं। सो थैंक यू।